हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी का, जिसका कोड है BBYET 141, जो कि है जून 2022 सेशन का। हमने इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली थी। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट वेरियस मॉडल प्रपोज्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन फ्लूइड मॉसिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के वेरियस मॉडल को प्रपोज किया था सेल मेम्ब्रेन के लिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, और जो एक फ्लूइड मॉसिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन करे वेल लेबल डायग्राम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर है, द डिफरेंट मॉडल प्रपोज्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट मॉडल प्रपोज्ड वॉज द डेविसन डेनेली मॉडल। फर्स्ट मॉडल क्या था? फर्स्ट मॉडल था डेविसन डेनेली मॉडल, which suggested that the cell membrane was a sandwich-like structure with a lipid bilayer in between two layers of protein. ये मॉडल क्या कहता था? ये मॉडल क्या बोलता था? ये कहता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, सैंडविच की तरह एक स्ट्रक्चर है, जो कि डबल टाइप की लिपिड बाइलेयर से बना होता है, जो दो टाइप की लेयर है उसमें प्रोटीन की। ठीक है। हाउएवर दिस मॉडल वॉज लेटर प्रूवन टू बी इनएक्यूरेट। बाद में चलकर इसको इनएक्यूरेट प्रूव कर दिया गया था, इस मॉडल को, कि ये ठीक नहीं है। द सिंगर-निकोल्सन मॉडल वॉज प्रपोज्ड इन 1972, विच ऑल्सो नोन एज द फ्लूइड मॉसिक मॉडल। 1972 में सिंगर और निकोल्सन मॉडल को प्रपोज किया गया। सिंगर निकोल्सन ये साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने ये फ्लूइड मॉसिक मॉडल को दिया था। पहले इसको 1972 में सिंगर निकोल्सन मॉडल बोला गया, बट आगे चल के उसको फ्लूइड मॉसिक मॉडल बोला गया। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इज द फ्लूइड मॉसिक मॉडल। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करने वाला मॉडल कौन सा है? वो है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। दिस मॉडल सजेस्टेड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स एंड दैट मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड विद इन इट। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल सजेस्ट करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर फंसे होते हैं, उसके अंदर ही होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। द फॉस्फोलिपिड इज इन द बाइलेयर हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन की, उसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, which allows them to arrange themselves in a way that create a barrier between the inside and outside of the cell. ये हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो एक बैरियर क्रिएट कर सकें इनसाइड और आउटसाइड सेल के अंदर, बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं ये। The proteins and other molecules within the membrane can move around freely given it fluid-like consistency. ये जो molecules और protein होते हैं वो freely move कर सकते हैं क्योंकि इसकी fluid-like consistency है। The phospholipid bilayer is depicted as two parallel lines with the hydrophilic head facing towards and hydrophobic tail facing inwards. जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो पैरेलल लाइन की तरह होती है। पैरेलल लाइन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, ये ऊपर से भी ये लाइन जा रही है, नीचे से भी ये लाइन जा रही है। तो जैसे ये हेड ऊपर है इसका, तो इसका हेड नीचे होगा, जिससे ये क्या है कि पैरेलल लाइन के वे में जा रहा है। हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड। जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटवर्ड है, ये बाहर की साइड है, इस साइड भी बाहर की साइड होगा। और जो हाइड्रोफिलिक टेल्स है वो अंदर की साइड है, इनवर्ड। मैं अभी डायग्राम इसका शो करूंगी आपको। द प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर शोन एज द वेरियस शेप्स विद इन द बाइलेयर। जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग टाइप की शेप में होते हैं इस बाइलेयर के अंदर। दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ द सेल मेम्ब्रेन कैन बी बोथ सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल, अलाउइंग इट to regulate what enters and exits the cell while also adapting the changes in its environment.
जो ये मॉडल है वो एक्सप्लेन क्या करता है कि एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि जिसके पास सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि वो सेलेक्ट करेगी कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ एंटर करेगी और कौन सी चीज़ एग्जिट लेगी। और ये सेल मेम्ब्रेन खुद को अडेप्ट भी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के साथ। ओवरऑल, the fluid mosaic concept is an important concept in understanding the structure and function of the cell membrane. जो फ्लूइड मॉसिक मॉडल दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझ सके, जान सके। ये कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ये है हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये है हाइड्रोफोबिक टेल, गिरी ना टेल जा रही है, इनवर्ड है इसका मूवमेंट, अंदर की साइड है ये है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये जो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे इसको, ग्लाइकोप्रोटीन है ये इसके ऊपर जो थ्रेड, ये सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर है, ये ओलिगोसेक्राइड चेन है इसकी। जो बाहर के साइड को प्रोटीन लगे होंगे उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है ये मेम्ब्रेन। जो बीच में होगा प्रोटीन उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाएगा। और ये टोटल मिला के ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऊपर से नीचे तक। ये हाइड्रोफोबिक हेड है, ये हाइड्रोफिलिक टेल है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है वो 3D में दे रखा है, ये 3D। इसकी इमेज भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे बनाने में। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिस्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। क्वेश्चन है कि हमें जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको लिखना है, और फिर हमें डिस्क्राइब करना है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को, वो भी डायग्राम के साथ, वेल लेबल डायग्राम के साथ। देख लेते हैं। The components of the nucleus and the structure of the nuclear pore complex. The nucleus is a vital organelle found in the eukaryotic cell that contains genetic material. जो न्यूक्लियस है वो एक वाइटल ऑर्गेनल है जो कि कहाँ मिलती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलती है। जो क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग दी न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप होता है इनके पास, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इनके पास न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। The nuclear envelope is a double layer membrane that encloses the nucleus. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन टाइप का होता है, उसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। एंड इट हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इसके पास एक स्मॉल ओपनिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर, उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। These pores are essential for the transport of molecules between the nucleus and cytoplasm. जो ये न्यूक्लियर पोर है वो एक एसेंशियल काम करता है। उसका काम क्या है, मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कराना। The nuclear pore complex is a large protein structure that spans the nuclear envelope and regulate the movement of molecules in and out of the nucleus. जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है, जो क्या रेगुलेट करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और बाहर जाएंगे। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का वो काम होता है, लार्ज प्रोटीन्स होते हैं ये। It is composed of over 30 different proteins arranged in a octahedral shape. ये 30 टाइप के डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि एक ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर पाए जाते हैं। इनकी फिर ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। The structure of the nuclear pore complex consists of 3 main parts. जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। द साइटोप्लाज्मिक रिंग, पहला होता है साइटोप्लाज्मिक रिंग, सेकेंड है सेंट्रल प्लग, थर्ड है न्यूक्लियर रिंग। द साइटोप्लाज्मिक रिंग
faces the cytoplasm and is connected to a series of fibril that extend into the nucleus. जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है वो फेस करती है साइटोप्लाज्म की तरफ और कनेक्ट करती है डिफरेंट टाइप के फिब्रिल्स को सीरीज के अंदर और एक्सटेंड करती है न्यूक्लियस तक. The central plug is located in the middle of the pore and act as a barrier for a large molecules. जो सेंट्रल प्लग होता है वो मिडल जो न्यूक्लियर पोर है उसके मिडल में लोकेटेड होता है, बीच में लोकेट होता है और ये एक बैरियर की तरह काम करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए. फाइनली द न्यूक्लियर रिंग फेसेस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर सेट ऑफ फाइब्रिल्स. जो न्यूक्लियर रिंग है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ फेस करके रखती है और वो डिफरेंट टाइप के फिब्रिल को कनेक्ट करती है आपस में. Overall, the nuclear pore complex play a crucial role in regulating molecule transport between the nuclear and cytoplasm. जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो एक क्रूशियल रोल करता है. वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल्स को, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में. It intricate structure allows for selective transport for molecule based on their size. ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी साइज और शेप के थ्रू. उनका देखेगा पहले कि साइज क्या है, शेप क्या है, फिर उनको सेलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन करेगा उनका. ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप. ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये आपके बुक में ही एग्जैक्ट दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये है, ये बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ये येलो कलर का, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, बीच में लगा हुआ है. ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये येलो कलर का जो लगा हुआ है. ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की. ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप का है, ये रहा. ये इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर की साइड जा रही है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये किसके अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है. जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ है ये राइबोसोम्स है, ये ग्रीन कलर के, और ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, ये आप बना सकते हैं नहीं, आपको बनाना ही है, उसमें बोला गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. 5th हमारा कंप्लीट हो गया. 6th क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपरॉन, डिस्कस इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन. हमें एक किसी भी ओपरॉन को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. इसमें आपको बुक में डिफरेंट टाइप के ओपरॉन्स पढ़ाए गए हैं, उसमें कोई भी एक ओपरॉन को आपको एक्सप्लेन करना है और उसका जीन रेगुलेशन में क्या रोल है वो बताना है. आंसर देख लेते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एन लैक ओपरॉन एंड इट्स रोल इन द जीन रेगुलेशन. मैं इसमें आपको लैक ओपरॉन के लिए समझा रही हूँ. आप लैक ओपरॉन लिख सकते हैं और बाकी चाहें आप और कोई भी ओपरॉन लिख सकते हैं. लैक ओपरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई बैक्टीरिया. जो लैक ओपरॉन है वो लैक्टोज का सिंथेसिस करता है, लैक्टोज को बनाता है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, लैक्टोज के प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म करता है डिफरेंट टाइप के जीन्स को. इट कंसिस्ट ऑफ 3 जीन्स. लैक ओपरॉन के अंदर 3 टाइप के जीन्स होते हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. लैक जेड encoded for beta galactoside which breaks down the lactose into the glucose and galactose. ये वैसे हमारा लास्ट स्टेप है बट आप देख लीजिए. जो लैक जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स बनाता है जो कि एक टाइप का एंजाइम है जो कि आगे चल के लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर. जो लैक जेड है, लैक वाई है, लैक वाई एनकोडेड दी परमिएज. लैक वाई जीन परमिएज को बनाता है जो कि एक और टाइप का एंजाइम है विच हेल्प लैक्टोज एंटर दी बैक्टीरियल सेल. ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लैक्टोज को कि वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर कर सके. एंड लैक ए एनकोडेड फॉर दी ट्रांस एसिटाइलाइज विच ट्रांस एसिटाइल ग्रुप बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. ये क्या बनाता है, लैक ए एनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलाइज ग्रुप को
जो कि एक टाइप का एंजाइम है विच ट्रांसफ़र एसिटाइल ग्रुप, ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट हेयर वेयर इट गेट्स इनिशिएटेड, बट सवाल क्या है कि ये इनिशिएट कब हो रहा है ये लैकोप्रोन। द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स इज रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर, ये जीन का एक्सप्रेशन रिप्रेसर के ऊपर डिपेंड है। रिप्रेसर जब होगा वहाँ पर तो ये इनिशिएट होंगे या नहीं होंगे, ये रिप्रेसर का काम है। जो रिप्रेसर क्या है, रिप्रेसर एक टाइप का प्रोटीन है। द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द लैकोप्रोन एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, जो रिप्रेसर होता है वो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करने देता। सो हाउ डज द बैक्टीरिया टर्न ऑन दीज जीन्स व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो ये बैक्टीरिया कब अपने आप को चलाता है, कब टर्न ऑन करता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो दैट्स वेयर द इंड्यूसर कम्स इन, जब एक इंड्यूसर इनके बीच में आता है तब ये अपने आप को टर्न ऑन करता है। द इंड्यूसर बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड चेंजेस इट्स शेप सो दैट इट कैन बी नो लॉन्गर बाइंड टू द ऑपरेटर, जो इंड्यूसर होता है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी शेप को ही चेंज कर देता है ताकि वो ऑपरेटर के साथ अटैच ना हो सके, बाइंड ना कर सके, क्योंकि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो लैक्टोज नहीं बनेगा और डिफरेंट टाइप के इनके एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो इंड्यूसर का काम क्या है, इंड्यूसर का काम ये है कि वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करे और रिप्रेसर की जो शेप है उसको चेंज करे ताकि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड ना कर सके और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को चालू रखे। दिस अलाउज RNA polymerase to transcribe the genes and produces the necessary enzymes for the lactose metabolism। फिर क्या होता है, जब ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है, इंड्यूसर के साथ, इंड्यूसर जब बाइंड कर जाता है तो ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं करता है और ऑपरेटर रोक नहीं पाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, तो ये जीन को ट्रांसक्राइब करता है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को बनाता है, जो कि 3 टाइप के एंजाइम थे, बीटा गैलेक्टोसाइड्स, ट्रांस एसिटाइलाइज और परमिएज। अभी देखना आप आगे। इन समरी लैकोप्रोन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। लैकोप्रोन एक ग्रुप ऑफ जीन का प्रोन है जो क्या करता है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करता है ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इट एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन एंड एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक रिप्रेसर प्रोटीन और इंड्यूसर के ऊपर रेगुलेट होते हैं ये सारे जीन। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, द इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेसर एंड अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ और ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बढ़ेगा, चलेगा। तो फिर वो क्या बनाएगी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड बनेगा हमारा, परमिएज बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। ये क्या है, ये 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि हमारे लैक्टोज की प्रेजेंस में बन रहे हैं, 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के जीन्स के थ्रू। बीटा गैलेक्टोसाइड बनेगा लैक जेड से, लैक जेड, परमिएज बनेगा लैक वाई से और ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा लैक अल्फा से। लैक अल्फा बोल लो, लैक ए बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो आप, इसके डायग्राम में समझिए। तो ये प्रमोटर है, ये इंड्यूसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये डिफरेंट टाइप के 3 टाइप के जीन हैं, जेड, वाई, अल्फा और ए। जब इंड्यूसर नहीं है, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो ये इंड्यूसर के साथ, मतलब रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और mRNA बनाएगा। फिर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा यहाँ पर और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और कोई भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स नहीं बनेंगे। फिर जब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। सेकंड स्टेप में जब इंड्यूसर आ गया, यहाँ आ रहा है इंड्यूसर, तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, रिप्रेसर बनाएगा, mRNA बनाएगा, mRNA बनकर रिप्रेसर
बनेगा। फिर ये इंड्यूसर इसके साथ कनेक्ट होगा, बाइंड करेगा और इसकी शेप को बदल देगा। जब ये शेप बदल जाएगी तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्टेशन का प्रोसेस चलेगा। ऑपरेटर का काम क्या है? ऑपरेट करना। ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा तो बंद कर दिया उसने उसका काम। तो यहाँ ये इसकी शेप चेंज होने की वजह से ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्टेशन होगी तो ये डिफरेंट टाइप के mRNA बनाएंगे। यहाँ ट्रांसक्रिप्टेशन दिख रही है, ट्रांसक्रिप्टेशन हुआ तो Z से बना हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बना हमारा परमीज, अल्फा से बना हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। और आपको पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।